एम्बेसडर साहब, जिस तरीके से जनरल साहब बात कर रहे थे कि सॉवरेनिटी किसी ना किसी मुल्क की तो होती है, अबैंडन कहाँ पे की गई, किसकी तरफ से की गई, किसकी तरफ से तज़हीक हुई, हमें वो माजी भी याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हों तो आपको फिर विंड स्क्रीन से आगे की तरफ देखना चाहिए, अगर बैक मिरर पे देखते रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर आप एक्सीडेंट करवाएंगे। ये मुख्तलिफ थाट्स हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि इधर दिस वे और दैट वे। दिस वे ईरान के पास ये है, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो 47 साल की जो रकाबत है और 47 साल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें एक वक्त में हासिल कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उसी को हासिल करने में वो ज़्यादा तबाही जो है अपनी मुकद्दर में लिखवा लेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? और बिलखुसूस वो बात कि जो जनरल साहब ने कही कि प्रो यूएस आपका तज्जिया ज़्यादा होता है, तो उसमें झलक उनको क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, जैन साहब इज somebody that I always regard with a lot of respect. देखिए, मेरा जो तज्जिया है वो आई थिंक प्रो इंटरनेशनल लॉ रहता है। इंटरनेशनल लॉ अगर आपको लगता है कि वो किसी हद तक मैं जानता हूं कि मे बी इट माइट लुक एकेडमिक, लेकिन मैं देखिए, अब जब आप ईरान की बात करते हैं तो ईरान को अपना राइट ऑफ डिफेंस तो है, लेकिन अगर आप ईरान के कॉन्डक्ट को देखें तो मैं उसको उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ईरान ने जिस तरह से 47 ईयर्स से अमेरिका के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया है, मर्ग बा अमेरिका का, वो तो इस जंग से बहुत पहले का है। ईरान ने जब हुतीज को एक्टिवेट करके सऊदी अरेबिया पे लॉन्च किया, वो तो इस जंग से बहुत पहले का है। इस तरह से ईरान ने जो एक पूरा एक नेक्सस बनाया हुआ था अपना, लेबनान से लेकर इराक तक और यमन से लेकर मुख्तलिफ जो इस पूरे खित्ते में, तो वो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसको ये हक है कि वो दूसरे ममालिक में जाके प्रॉक्सीज को सपोर्ट करके प्रॉक्सीज के जरिए वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर मौजूद अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर, कोई तीसरा मुल्क यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो क्या जनरल साहब या मैं या आप उसको कह सकेंगे कि ये सही है, उसका हक है? नहीं। देखिए, ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का जरूर हक है, लेकिन उसको यह हक नहीं है कि वो पूरी दुनिया के और पूरे खित्ते में जाकर वो अपनी जो नॉन स्टेट एक्टर्स को इंगेज कर दे। सऊदी अरेबिया में मुझे बताइए, आपको किसको हक पहुंचता है कि उस पर हमला करें? पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है। पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस के अंदर मीडिएट कर रहा है, तो पाकिस्तान को तो इंडिपेंडेंट रह के दोनों अतराफ की रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना है। हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि ईरान जो है उसी का पॉइंट ऑफ व्यू लें हम और यूएस का ना लें। तो मैं अगर जब ये कहता हूं तो मैं दोनों अतराफ की बात आपके सामने रख रहा होता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है मेरी नजर में वो एक मीडिएटर की है, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर की, जो दोनों अतराफ के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेकर आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, माजी के अंदर की गई जो गलतियां हैं अगर अमेरिका ने की हैं, हम उनको गलत कहेंगे, ऑलवेज कहेंगे, लेकिन डिप्लोमेसी का तो मकसद ये होता है ना कि आप आगे बढ़े। अगर आप माजी के तमाम तल्ख तजर्बों का हॉस्टेज बने रहेंगे, फिर आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे? तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि हम बाकी माजी तमाम उनके अंदर जो भी हैं उन पे अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन हम एमओयू से आगे की बात करें। जब एमओयू साइन हो गया, चैट जीपीटी का आप जिक्र कर रहे हैं, चैट जीपीटी एक ऐसा लर्निंग मॉडल है, उसके अंदर अगर मैं अपना प्रॉम्प्ट डालूं तो मुझे एक अलग आंसर मिलेगा, आपको शायद अलग आंसर मिले। तो वो मैं उसको एक आई विल नॉट यूज द चैट जीपीटी एज अ एविडेंस ऑफ एनीबॉडीज एग्रेशन। आपने ऑन ग्राउंड देखना है। एमओयू जब हो गया था तो एमओयू के बाद हमने तीनों यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अमेरिकन प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन किया। सब ने कहा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस मामले को, माजी की तल्ख तजर्बों की रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन आप मुझे बताइए कि वहां पे सिविलियन शिप्स के ऊपर पहला हमला किसने किया था? वो तो ईरान ने किया था। और ऐसी शिप को भी टारगेट किया गया जो कि कतर की शिप है, वो मुल्क है जो आपके लिए मीडिएट कर रहा है। फिर अभी तक सऊदी अरेबिया के ऊपर हुतीज को एक्टिवेट किसने किया? तो ये तमाम चीजें आपको जहन में रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम वन साइडेड बात कर लें और इनकी बात ना करें। ठीक है, उनको अपने हक है डिफेंड का, हर मुल्क को ये हक है, लेकिन आप दूसरे ममालिक में जाके प्रॉक्सीज को एंगेज करें और आप उन पे हमला करना शुरू कर दें। आई डोंट बिलीव दैट विल बी अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सोल्यूशन मैं आज भी कहूंगा मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात का जो एक यानी हल जो है वो सिर्फ गुफ्तगू-शुनीद है और टेबल के ऊपर बैठ के वो डॉक्यूमेंट, वो एमओयू ही है जनाब। जिस एमओयू के बारे में उनके अपने प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का महवर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान के हरबाब इख्तियार अपने प्रेसिडेंट यानी अपने सदर ने जिस पे दस्तखत किए हुए हैं, जिस कागज पे और जिन निकात के ऊपर उस पे अमल दरामद होगा। जनरल साहब,
लेकिन यासिर भाई, आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में आपने कहा था कि उनके मुल्क से कह रहे हैं उनको लोग सदर को क्या इस्तीफा दे दें। आपको याद होगा, ये भी कहा गया उनको, जिन्होंने एमओयू पे साइन किया। वो डिनायल फिर सदर के ऑफिस से भी आया, फिर रहबरे आला के ऑफिस से भी आया, और उसके ऊपर एक अलग बहसो मुबाहिसा शुरू हुआ। लेकिन मैं इसके ऊपर जवाब लेना चाहूंगा। जल साहब, प्रॉक्सीज का तज़किरा किया मलिक साहब ने कि ये तमाम प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके मुख्तलिफ ममालिक के अंदर शरंगेजी फैलाने की कोशिश की गई। आप ईरान से अगर पूछें या ईरान के लोगों से पूछें तो वो हर प्रॉक्सी, यानी हमास को अगर ले लें कि हमास कब वजूद में आई और किस वजह से वजूद में आई, कि उस वक्त ईरान के बारे में अमेरिका ने क्या मौक़िफ़ अपनाया था, अंसारुल्लाह किस तरह वजूद में आई, हिजबुल्लाह किस तरीके से वजूद में आई, या इराक के अंदर जो तंजीमें हैं वो किस तरह से वजूद में आई। तो उन वजूहात को अगर देखा जाए और मौजूदा सियासत को और मौजूदा दौर को अगर देखा जाए तो क्या फ़र्क दिखाई देता है? किस चीज़ से ईरान को सरफ़े नज़र करना चाहिए, किस चीज़ से अमेरिका को पीछे हटना चाहिए, और किस तरीके से दरमियानी रास्ता और निकलेगा? Yasser, my salute to point of view of Ambassador साहब, I really respect him. देखिए, जो मिडिल ईस्ट है इसमें एक ही इरिटेंट है और बहुत बड़ा इरिटेंट है जो कि इजराइल है। और इजराइल जो है वो किसका पैदा किया हुआ है? वो अमेरिका और वेस्ट का पैदा किया हुआ है। और अगर कोई मुल्क इजराइल के खिलाफ मार का आजमा है तो वो सिर्फ ईरान है। और कौन सा मुल्क है जो कि इजराइल की तरफ देखने की भी हिम्मत कर सके? एक्शन तो बड़ी दूर की बात है। तो एक वाहिद मुल्क है जो कि इजराइल के सामने खड़ा है, इजराइल को चैलेंज करता है। और मैं ये बरबला कहना चाहूँगा कि ईरान की जो कोशिशें हैं वो जो हमारे इस्लाम के सेक्ट हैं शिया सुन्नी, उससे हट के हैं। गजा में शिया नहीं है, लेकिन गजा के मुसलमानों के लिए ईरान खड़ा होता है। सो मेरे नज़दीक एक वाहिद मुल्क है जो कि ओवरऑल इस्लाम की बात करता है, और वो ये नहीं कहता कि जी मैं शिया के साथ इधर खड़ा हूँगा तो सुन्नी के साथ उधर खड़ा होगा। अगर ये गिरावट हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में वो कंट्रीज भी हैं जो इस वक्त फख्र महसूस करते हैं कि उनकी सॉइल के ऊपर इजराइल के बेसिस हैं, और वो कहते हैं बिल्कुल हम हैं, बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो अगर एक वाहिद मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यू मे नॉट एग्री विद मी, सर्वाइवल ऑफ ईरान विल बी रिवाइवल ऑफ इस्लाम। हमने 1974 में वो टाइम देखा हुआ है जब पाकिस्तान में समट हुई थी, इस्लामिक समट, और जितने टॉप के लीडर थे उस समट पे सारों को एलिमिनेट किया गया था, और वेस्ट ने ही एलिमिनेट किया था। किसी को भतीजे ने मारा, किसी को हैंग करवा दिया गया, किसी को की गवर्नमेंट हटा दी गई। सो तब से एक ऑनस्लॉट है ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड। सो अगर ये मुस्लिम वर्ल्ड, अगर एक कंट्री खड़ा हो के, डिफाइंट हो के, लड़ के, अपनी असूबतें बर्दाश्त करके इस्लाम की रिवाइवल की वजह बन रहा है, तो मैं तो उस कंट्री को सल्यूट करूंगा। और एंड जस्टिफाइज द मीन्स। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको जो खीर है वो सीधी उंगली से नहीं निकलती। इस पूरे मामले के ऊपर मलिक साहब आप क्या समझते हैं सर? कि सर अदावतें तो हैं, ये किसी एक तरफ के बयान से वो ख़त्म तो हो नहीं जानी, या अमेरिका अगर बारहा कहता रहे कि बारहा मौक़ों पे ईरान वही था जो मशरक़ वस्ता के ममालिक के अंदर शरंगेज़ी फैलाने वाला था, और बारहा ईरान ये कहता रहे कि 47 साल तक कॉर्नर हमें किया गया और हमारे अंदर शरंगेज़ी फैलाने की कोशिशें की जाती रहीं, हमारे मुल्क के अंदर प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जाता रहा, और वो चाहे कुर्दों की सूरत के अंदर हो या चाहे किसी और सूरत में कि जिस पे डोनाल्ड ट्रंप बबांगे दोल खड़े होकर ये ऐलानात करते रहे। बहुत सारे मौक़ों के ऊपर तो ईरान पीछे हट जाता है, वो कह देता है कि यमनी हूतियों को हमने असलहा फराम नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर यह कहा कि हमने असलहा दिया था, उन्होंने अवाम तक नहीं पहुंचाया। तो सर ये तो दोनों तरफ से है, तो ये दोनों तरफ से बीच का रास्ता निकलना किस तरीके से है? बारहा कोशिशें पाकिस्तान कर चुका, कतर कर चुका, और ममालिक भी कर रहे हैं, तो हर एक के अपने ग्रीवेंसेस हैं, वो खत्म नहीं हो सकते, वो किसी एक बयान से भी नहीं होने, किसी के माइल करने से भी नहीं होने। उसके लिए रास्ता क्या होना है? देखिए यासिर भाई, दुनिया जब से बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील अलैहिस्सलाम और काबील, आपको याद होगा उनके दरमियान एक जंग हुई थी। तो उस वक़्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं। अंबिया कराम का वक्त आप देख लें, माजी करीब का वक्त देख लें, यानी अगर आप ये कहें कि बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन निकल आएगा मसले का,
वो तो मैं बड़े अदब से कहूँगा शायद कभी भी मुमकिन ना हो। लेकिन बहरहाल सफारतकारी और डिप्लोमेसी का मकसद ये होता है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं, और जो डिफरेंसेस होती हैं उनके अंदर किसी हद तक जो कॉमनैलिटीज़ हैं उनको उजागर करके आप डिफरेंसेस को साइड पर रख देते हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे तो फिर तो आप इस गुफ्तगू को मुतनाही तौर पर ये चलती रहेगी, आपका अपना मौक़िफ़ होगा, मेरा कुछ होगा, जनरल साहब कुछ और कहेंगे, और हम इस गुफ्तगू को मतलब कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे एक 40 मिनट के प्रोग्राम में। तो मैं तो सिर्फ फोकस ये कर रहा हूँ उन चीज़ों पर जिसके ज़रिए हम इस जंग को रोक सकते हैं। मैं इस चीज़ से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूँगा कि पूरी इस्लामी दुनिया की अगर आप ये कह दें कि एक मुल्क जो है वो सही है और 57 ममालिक गलत हैं, तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूँगा। वो उनका नुक्ता नज़र है, और जमहूरियत में नुक्ता नज़र रखना जो है वो उसका आपको एहतराम करना है, और मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी हक है कि मैं उससे डिसएग्री करूँ। मैं समझता हूँ 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनके अंदर बहुत से ममालिक जो हैं वो बिल्कुल एक अमन, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, और हम उन्हीं के साथ हैं। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान इस वक़्त सऊदी अरेबिया और तुर्की और गल्फ़ ममालिक के साथ खड़ा हुआ है। हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं, मैं समझता हूँ, हमेशा आपके प्रोग्राम में मैं कहता आया हूँ, हमने अपने मुल्क की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को भी देखना है, और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हम डिप्लोमेटिकली अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है। आज हम दुनिया के डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर एक सेंटर स्टेज पे हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, और उन इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी हमने रिज़ॉल्व करना है। और उसके जो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो हमारे लिए फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो कि हमारी तिजारत से बढ़ के हैं यासिर भाई। आज हमारी तिजारत से ज़्यादा रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी को चला रही हैं। तो हमको ये ज़हन में रखना है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हों कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ें। और मेरी नज़र में गल्फ़ ममालिक जो हैं वो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक अहम तरीन सतून है। इसी का एक मज़हर ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट जो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान आया है। आप देख रहे हैं कि कतर के साथ हमारी कितनी देरीना ताल्लुकात हैं, वो हमारे साथ इस मीडिएशन एफर्ट में शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए हैं। बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो, यानी ओमान हो, हमारे साथ उनके बेहतरीन मरासिम हैं और रहने चाहिए। इसी तरह मुस्लिम दुनिया के इसका तजिया अगर निकाला जाए, मलिक साहब वक्त खत्म हो चुका है, इसका तजिया अगर निकाला जाए तो फिर इसकी इब्तदा जो है वो हर एक को अपनी ज़ात से करनी है। वजह से एक शेर है कि जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने, हर एक मुर्दा पुकार उठा वहां से पहले। तो जब तक हम अपनी ज़ात के ऊपर नहीं आएंगे, जब तक अपने आप से आगाज़ नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं परखेंगे, तब तक बात नहीं हो सकती। हर एक को अपना आप परखना है और फिर बीच का रास्ता निकालना है। बहुत शुक्रिया